बिहार बोर्ड ने आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सभी मॉडल पेपर आ चुका है। आप भी arcareerpoint.com वेबसाइट से जाकर अपना मॉडल पेपर डाउनलोड कर लिए होंगे। अब इस मॉडल पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। अब आज से लगातार जितना भी आपका सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के एक एक मॉडल पेपर को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। इस मॉडल पेपर में किस रूप में प्रश्न बिहार बोर्ड की तरफ से सेट किया गया है, कैसे आपको तैयारी करना है, किस रूप में इस साल प्रश्न पत्र आएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक एक लेकर हम लोग समझेंगे और कुछ दिन में आपका मॉडल पेपर समाप्त हो जाएगा। अभी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के साथ। और देखिए पिछले साल का बिल्कुल पैटर्न है, ऐसा हम लोग काफी मॉडल पेपर की चर्चा कर चुके हैं 80 ऑब्जेक्टिव वाला। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे तो आप देखते हैं डेली 6:30 PM पे आपके लिए एक मॉडल पेपर की चर्चा होता है और बिल्कुल उसी रूप में मॉडल पेपर जारी किया गया है। 80 ऑब्जेक्टिव है, आपको 40 का जवाब देना है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी प्रश्न की बात करेंगे। फिलहाल इस प्रश्न में पूरे 80 ऑब्जेक्टिव को समझेंगे तो एक एक प्रश्न का आंसर देते चलेगा। इससे पता चलेगा कि आपका तैयारी किस स्तर का है, उसके साथ साथ किस रूप में इस साल बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ रहा है ये भी आपको मालूम चलेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है कि 80 ऑब्जेक्टिव है, 40 का आपको जवाब देना है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे, सभी क्लास आप किए होंगे तो 40 से ज्यादा प्रश्न आप सीधे सीधे हम लोग के क्लास से आया है। तो ये भी आपको पता चलेगा कि कितना महत्वपूर्ण क्लास इस चैनल पे आपके लिए लेकर आया जाता है। तो यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। ऑफिशियल मॉडल पेपर ऐसे ही आता है, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। कह रहा है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो आप जानते हैं क्या कहे जाते थे? क्लोन। बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। तो रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। बिल्कुल सीधे सीधे आंसर की हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करना है। अभी आप आंसर देखिए, बाद में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न भी सीखेंगे। आगे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपने नाइट की उपाधि त्याग दी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में काफी लोगों ने अपना उपाधि त्यागा था, जिसमें नाइट की उपाधि त्यागने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर, कैसरे हिंद की उपाधि त्यागे थे महात्मा गांधी। फिलहाल इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि नाइट पूछा था। आगे देखिए चौथे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। तो हम लोग पढ़ते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, काउंट काबूर के भूमि योगदान की चर्चा करें, लेकिन इसमें कह रहा है सबसे महत्वपूर्ण किसका था। तो सबसे महत्वपूर्ण किसका था? बिस्मार्क का। तो ऑप्शन बी 4 का राइट आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। तो आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। छठे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है, बिल्कुल हम लोग सही सही राइट आंसर की चर्चा कर रहे हैं, जो आपके बुक के अनुसार सही आंसर है उसी की हम लोग सिर्फ बात करेंगे। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये भी प्रश्न हम लोग कितना बार बिहार टॉपर सीरीज में भी चर्चा किए थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1929 के जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो छठा का राइट आंसर था ऑप्शन ए। 7 नंबर प्रश्न देखिए, हम लोग पिछले ही मॉडल पेपर में चर्चा किए थे, भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहां पे खोला गया था। तो आप जानते हैं 7 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी मुंबई में। बिल्कुल सही। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा कि यहां से किस रूप में प्रश्न बिहार बोर्ड इस साल सेट कर रहा है। तो इसी रूप में अगर आप बचे हुए समय में तैयारी कर लेते हैं तो आपका शानदार रिजल्ट आ जाएगा। 8 नंबर प्रश्न सीधे सीधे आपके बुक से है, कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न अपने से कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। जो आपके SCERT बुक का तीसरा नंबर चैप्टर है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, उसी का कह रहा है कि जब हिंद चीन क्षेत्र का अंतिम युद्ध समाप्त हो रहा था तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो निक्सन थे। आप निक्सन के 5 सूत्री योजना भी पढ़े होंगे। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 10 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ये भी सोचिए, बिल्कुल आसान टाइप प्रश्न है। किसे किया था? काउंट काउर को। याद रखेंगे, विक्टर इमैनुअल ने काउंट काउर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 11 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी किसने चलाया था। तो ये भी आप जानते हैं बिस्मार्क का ये पॉलिसी था। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 12 नंबर प्रश्न की बात करें सर, तो प्रश्न आपसे पूछा है कि नई आर्थिक नीति जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था NEP
कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1921 में। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। बड़ा ही शानदार शानदार और सिर्फ वीवीआई प्रश्न देख रहे हैं, बिहार बोर्ड इस साल पूछने वाला है। अगर आप बुक को अच्छा से पढ़ें, जो मैं काफी दिन से आपको बताता हूं कि जो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी का बुक है पतला पतला, उसको अगर आप पढ़ लिए तो उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं सेट किया गया है। कह रहा है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन साइमन कमीशन को कहा जाता था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 14 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? तो आप जानते हैं यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। 15 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो ये भी हम लोग कितना बार चर्चा किए हैं। तो किसका छपाई किया था? बाइबिल का। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? तो देखिए, लिपि के बारे में जनरली 12 क्लास का सवाल है, 12 क्लास में भी ये सवाल पूछा जाता है। लेकिन इसीलिए तो बिहार बोर्ड आपको 80 ऑप्शन देता है कि कोई अगर प्रश्न आपसे आउट ऑफ सिलेबस आता है, आपके बुक में नहीं, आप नहीं पढ़े, तो उसको आपको छोड़ देना, आपको 40 ही बनाना है। लेकिन याद रखेंगे, ब्राह्मी लिपि में अशोक का अभिलेख मिलता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन एक प्रश्न होता है कि कब हुआ था, तो ये नहीं पूछा है। क्या कह रहा है कि कब वापस ले लिया गया? तो 1911 में, क्योंकि वापस पूछा है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 18 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया? अर्थात कि जो रूस में आप जानते हैं दास प्रथा चल रहा था, उसी को लिखा है कि आपका दासत्व, जो दास प्रथा था, वो कब समाप्त कर दिया गया, कब उसका इंड हुआ? तो 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 1861। बुक से प्रश्न है, ऑप्शन ए सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1 मई को हर एक साल हम लोग मजदूर दिवस मनाते हैं, लेकिन इसका शुरुआत किस सम्मेलन से हुआ था? वही प्रश्न पूछा है कि किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था सर? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द्वितीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, जो सेकेंड आपका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, उसी में मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार कहां पे थी, यही आपसे पूछा है। तो इतना तो आप क्लियर जानते हैं कि इनकी सरकार वियतनाम में था, लेकिन वियतनाम में कहां था? तो उत्तरी वियतनाम में। ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। 21 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि वार एंड पीस किसने लिखी? तो आप ये बिल्कुल आसान है, लियो टॉल्स्टॉय की रचना है वार एंड पीस। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि सोवियत संघ का विघटन, यूएसएसआर था, सोवियत संघ हुआ करता था, बहुत बड़ा राष्ट्र, जिसको तोड़कर बाद में रूस और छोटे छोटे राज्य में बांट दिया गया। तो उसको कब एक काम किया गया, उसका डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था, यही आपसे पूछा है। तो 22 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1991 में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया? तो अजीम उस शाह ने। भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बुक से, अजीम उस शाह ने पटना को अजीमाबाद नाम दिया था। 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? अजातशत्रु। याद रखेंगे, ऑप्शन सी सही आंसर है, अजातशत्रु। आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां से कुछ प्रश्न आते हैं, नहीं समझना है कि पूरा छाप दिया जाएगा। इससे आपको मालूम चल रहा है कि किस रूप में प्रश्न आ रहा है, बस इतना ही आपको सीखना है। तो इसके लिए, इसका ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि आप arcareerpoint.com वेबसाइट पे जाइएगा, या इसी चैनल को सब्सक्राइब करके देखिएगा। मैं एक वीडियो में बताया था कि कैसे आप इजीली सभी मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हो, वहां से डाउनलोड करके खुद से बनाने के बाद यहां से क्लास देखिएगा तो और ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। तो 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल आपका आसान है। 25 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, सीएसओ। आप पढ़े होंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय की गणना। इस संस्था का स्थापना इसीलिए हुआ था। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है योजना आयोग का गठन कब हुआ? देखिए, योजना आयोग बार बार पूछता है, लेकिन आप जानते हैं प्लानिंग कमीशन अब समाप्त हो चुका है। 20 का स्थान पे क्या चल रहा है? जब से मोदी सरकार आया तब से नीति आयोग। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था पूछ रहा है, क्योंकि आपके बुक में योजना आयोग ही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950। 27 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है, इकोनॉमिक्स से प्रश्न है कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है तो उसको किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहते हैं? जब उत्पादन पे प्राइवेट सेक्टर का मालिकाना हक हो जाए, स्वामित्व हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
28 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। देखिए, अगर आप बुक का लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े तो आपको थोड़ा सा प्रश्न का उत्तर देने में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है, तो इसे ही हम बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र, अर्थात के औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 29 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। बिल्कुल आसान बहुआ टाइप प्रश्न है, टका हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। 30 नंबर प्रश्न फिर बांग्लादेश से ही आ गया, कह रहा है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है। अर्थात कि अर्थशास्त्री थे, ये आपके इकोनॉमिक्स के बुक से है, इनको नोबेल प्राइज मिला था, बांग्लादेश के थे। तो किस देश से थे, संबंध है इनका बांग्लादेश। तो ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे 30 नंबर का। 31 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है, देखिए ये भी प्रश्न हम लोग पिछले मॉडल पेपर में ही चर्चा किए थे कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। तो अल्पकालीन। तो अगर आप क्लास देखे होंगे तो आसानी से आप 40 प्रश्न बना देंगे। अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष पारित किया गया था। जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो 1989 में हुआ था। तो ऑप्शन सी सही आंसर है 32 का। 33 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। तो 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है मनरेगा के तहत। तो ऑप्शन डी सही आंसर है 33 का। 34 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग, अर्थात कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है, उसके लिए कितने स्टेट कमीशन का गठन किया गया, यही आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 35। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को भारत में सांख्यिकी का पिता कहते हैं और इनके अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था, नेशनल इनकम कमेटी। ये भी आपके बुक से प्रश्न है। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 36 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है। तो ये तो फॉर्मूला ही आपके बुक में राष्ट्रीय आय चैप्टर में इसे हम क्या बोलते हैं, आय कहते हैं, जो हम बोलते हैं इनकम की। उपभोग व्यय और बचत का योग क्या कहलाता है, हमारा इनकम के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कर रहा है कि निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है। आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव, ऐसे आपके बुक में राज्य एवं राष्ट्र की आय चैप्टर, ऐसे वो भी पूरा चैप्टर मैं काफी दिन पहले पढ़ा भी चुका हूं। ऐसे बनाकर समझाया गया कि उत्पादन होगा, फिर व्यय होगा, फिर आय आएगा, फिर उत्पादन होने की प्रेरणा मिलेगा। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 37 का सही आंसर करेंगे। 38 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया। तो ये भी प्रश्न पिछले ही हम लोग मॉडल पेपर में चर्चा किए थे कि भारत में राष्ट्रीय आय के सबसे पहला गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। उन्होंने पुस्तक लिखा था द पॉवर्टी एंड अर्न ब्रिटिश रूल इन इंडिया और वार्षिक आय 20 रुपया बताए थे। ये सभी प्रश्न हम लोग सीख चुके हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, इनमें कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। तो सहकारिता के मूल तत्व जो होते हैं 3 होते हैं, जनतांत्रिक आधार, ऐच्छिक सदस्यता, नैतिक तथा सामाजिक तत्व। तो पूछा है कौन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए सही आंसर है, अनिवार्य सदस्यता। 40 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। तो जो सेवा क्षेत्र में आते हैं वो गैर आधारिक संरचना होते हैं। तो स्वास्थ्य जो है गैर आर्थिक आधारिक संरचना है, नॉन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। बाकी सभी वित्त, ऊर्जा, संचार क्या हो जाएंगे, आर्थिक आधारित संरचना के अंतर्गत आते हैं। तो 40 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। एग्जाम में आपको 40 प्रश्न का ही जवाब देना है, लेकिन आपको कहीं से भी आप प्रश्न 40 बना सकते हैं, कोई भी 40 आप छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। तो 41 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है। तो संविधान का 74 नंबर संशोधन, ये भी पिछले ही मॉडल पेपर में आया था कि नगरीय शासन व्यवस्था का लागू किस संविधान संशोधन करके किया गया था, 74वां। वही प्रश्न पलट दिया है, ऑप्शन बी सही आंसर है। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, बुक से प्रश्न है कि बिहार में एक नगर निगम में कितने अधिकतम वार्ड हो सकते हैं। अर्थात कि एक नगर निगम में अधिकतम वार्ड की संख्या कितना हो सकता है सर, तो ऑप्शन डी 75। और पटना में वर्तमान में सबसे अधिक वार्ड है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, 75 हो सकता है। 43 नंबर प्रश्न देखिए कितना आसान है, कह रहा है जो पेड़ के कटाई को रोकने के लिए जो चिपको आंदोलन चलाया गया था, तो चिपको आंदोलन से कौन सा संबंधित है, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन सी सही आंसर है, सुंदरलाल बहुगुणा।
44 नंबर प्रश्न है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया था? तो नेपाल में जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था तो सप्तदलीय गठबंधन किया गया था लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 45 नंबर प्रश्न भी पिछले ही मॉडल पेपर में हम लोग चर्चा किए थे कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने किया था? बीएसपी का। तो कांसीराम आप लोग वहां पे भी जवाब दिए थे, वहीं इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। बहुत सारा प्रश्न आया है क्योंकि हम लोग काफी ऐसे मॉडल पेपर 80 ऑब्जेक्टिव वाला इंग्लिश और हिंदी माध्यम में लेकर पहले चर्चा कर चुके हैं। अगर उतना मैं इसलिए मैं बोलता हूं, अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके एग्जाम तक रखते हैं तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि देख रहे हैं कि आपको 40 ही बनाना है, 40 प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि काफी दिन से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है दल बदल कानून लागू होता है, पिछले मॉडल पेपर में था संसद और आपके विधायक पर, एमपी और एमएलए पर क्या लागू होता है? दल बदल कानून। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 47 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, कई बार बिहार बोर्ड पूछ चुका है। तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 48 नंबर प्रश्न भी हम लोग चर्चा किए थे बिहार टॉपर सीरीज में कि इनमें कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। ये तो प्रश्न हम लोग कई बार चर्चा किए, क्योंकि मैं चर्चा करते समय भी बता रहा था उसमें मॉडल पेपर के समय, चाहे वरदान सीरीज था या आपका बिहार टॉपर सीरीज था, कि ये प्रश्न देखिए पूछा जाएगा। तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉडल पेपर में ही पूछ लिया। संघीय प्रणाली का कौन सा विशेषता नहीं है? तो इकहरी शासन व्यवस्था। 49 नंबर प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है लोकसभा में चुने हुए सदस्य की संख्या कितनी है? मनोनीत सदस्य को हटा देना है। कह रहा है चुने हुए सदस्य सिर्फ। तो 543। ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। 49 का क्या हो जाएगा? 543। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 50 नंबर प्रश्न। कह रहा है पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, अर्थात कि आप जानते हैं कि भारत से अलग हुआ पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से अलग करके बनाया गया था बांग्लादेश को। तो वहीं कह रहा है बांग्लादेश जब बांग्लादेश नहीं बना था तो उससे पहले वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। ऑप्शन सी सही आंसर है। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे, नहीं मालूम होगा तो 1958। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुआ था? 1958 में। तो 1958 ऑप्शन डी सही आंसर है। 52 नंबर प्रश्न का आंसर तो आपको गलत नहीं करना है। कह रहा है इंडिका के लेखक कौन है सर? तो आप जानते हैं इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। ऑप्शन सी सही आंसर है। 53 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश। तो ये भी कई बार हम लोग प्रश्न सीखे, आप जानते हैं भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का उदाहरण है। 54 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं? तो आंग सान सू का नाम आप जरूर सुने होंगे, किस देश से संबंधित है महिला? तो म्यांमार से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर करेंगे 54 का। 55 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न ये भी देखिए 55 नंबर प्रश्न। सोचिए कितना, एक बार दो बार नहीं, मैं कितना बार प्रश्न आपको सिखाया हूं कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या होता है? तो अलगवाद। बिल्कुल सही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी एग्जाम तक, अब ये नहीं कि मॉडल पेपर पढ़ने से काम चल जाएगा। मॉडल पेपर की चर्चा हम लोग इसलिए करें कि आपके भी दिमाग में हो कि किस रूप में प्रश्न बिहार बोर्ड सेट कर रहा है। अब इसके आधार पर हम लोग बिल्कुल शानदार शानदार कुछ चंद मॉडल पेपर, क्योंकि कुछ दिन है, चर्चा कर लेंगे। तो समझिएगा उससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा, आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आ जाएगा। कह रहा है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 57 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कर रहा है कि भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति जो नेशनल वाटर पॉलिसी आया था वो सबसे पहले कब आया था? यही प्रश्न पूछा है। तो सितंबर 1987 में आया था। ऑप्शन बी सही आंसर है। 58 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक वन आवरण वाला देश कौन है? देखिए सबसे अधिक पूछा है। अगर घनत्व पूछता तब ब्राजील होता, लेकिन सबसे अधिक रूस में है। सबसे अधिक घनत्व कहां पे है? क्योंकि घनत्व क्या होता है कि 1 किलोमीटर में कितना ज्यादा वन है, तो यहां पे वो नहीं पूछा है। कह रहा है कि सबसे अधिक तो रूस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। 59 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होता है? तो लैटेराइट जो मृदा होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा नगण्य का मतलब क्या होता है? सिर्फ 0 है, ना के बराबर है। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है? ये भी प्रश्न हम लोग सीखे हैं, देखते देखते आपको ओएमआर शीट पे कलर करना है। ऑप्शन ए डिगबोई। 61 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि इनमें कौन रोपण फसल है? रोपण फसल उसे कहते हैं जिसको हम लोग इसीलिए रोपते हैं ताकि उसका जो है व्यापार हम लोग कर सकते हैं, उसे मुनाफा कमा सके। तो चाय का भी उसीलिए होता है, रबड़ का भी, गन्ना का भी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जीवन रेखा रेल लाइफलाइन ट्रेन कब चलाया गया था? तो जीवन रेखा रेल जो है ये चलाया गया था 1991 में। तो ऑप्शन बी सही आंसर आपको याद करते चलना है।
63 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न आपसे करा है कि कांवर झील, कांवर झील, ये भी सोचिए कितना बार हम लोग पढ़े हैं, कांवर झील कहाँ है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो भी छात्र इस चैनल के सभी क्लासेस को देखे हैं उनके लिए सभी प्रश्न बउआ टाइप प्रश्न है। कह रहा है कांवर झील कहाँ है सर, तो बेगूसराय में। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में, ऑप्शन सी सही आंसर है। 64 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया था, तो उड़ीसा में। क्यों, क्या पूछा है आपसे कि ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब पास किया गया था, किस राज्य में सबसे पहले, तो उड़ीसा इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी बुक से लिया गया प्रश्न था। आगे बढ़ेंगे 65 नंबर प्रश्न। कह रहा है इनमें कौन अकार्बनिक खनिज, अर्थात किसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाया जाएगा। देखते देखते आंसर कमेंट करना है। माइका, अबरक इसका सही आंसर है। याद रखिएगा अकार्बनिक खनिज क्या होता है जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है, तो अबरक, ऑप्शन सी सही आंसर करना है। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन भी कितना बार आया है हम लोग के क्लास में, तो कह रहा है मैंग्रोव वन भारत में किस राज्य में सबसे अधिक है। 66 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहां है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। 67 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है इनमें कोयला घटिया किस्म का है। देखिए सबसे अच्छा किस्म का पूछता कि हाँ ये बेस्ट क्वालिटी का, यहाँ पे लोएस्ट पूछा है तो अब होता है एंथ्रासाइट, लेकिन लोएस्ट देखिए यहाँ पे पूछा है तो क्या होता है, ऑप्शन डी पीट हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि भारत में चाय की कृषि कहां शुरू हुआ था सर, आसाम। चाय सबसे पहले भारत में कहां शुरुआत हुआ था, आसाम में, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पायराइट किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक खनिज है। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और ये भी तो कल के ही सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर में प्रश्न आया था, तो पायराइट कैसा खनिज है, धात्विक खनिज है। 70 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपसे करा है कि भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। ये भी प्रश्न कई बार हम लोग सीख चुके हैं, तारापुर। तारापुर भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोडरम का संबंध किस खनिज से है, तो कोडरम का संबंध किस खनिज से है, अभ्रक खनिज से, माइका खनिज से, ऑप्शन ए सही आंसर है। 72 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस देश ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी है। ओपेक देखिए एक सभी देशों का, जितने भी तेल उत्पादक देश है उन सभी का एक संगठन है ओपेक, तो उसका किसने वर्तमान में सदस्यता त्याग कर दिया है, तो कतर ने, तो ऑप्शन डी सही आंसर है 72 का। 73 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, इनमें कौन जूट का अग्रणी उत्पादक देश है, तो जूट का सबसे अग्रणी मन कर रहा है फर्स्ट पे कौन सा है जूट उत्पादन में, तो भारत है, ऑप्शन ए सही आंसर है। जूट उत्पादन में क्या है, इंडिया। लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री कहते हैं इंडिया को जूट के उत्पादन में, तो ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आसवन बांध किस नदी पे संबंधित है। आसवन बांध जो है नील नदी पे है, तो ऑप्शन सी सही आंसर है 74 का। 75 नंबर प्रश्न देखिए, अब आपदा प्रबंधन से शुरू हो रहा है, और आपदा प्रबंधन तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूं। अगर वो क्लास आप देखेंगे 30 मिनट से कम का क्लास है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए अब यहां से आपदा प्रबंधन शुरू हो रहा है, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कह रहा है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद, ऑप्शन डी। 76 कह रहा है कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था, तो ये तो मैं आपको आपदा प्रबंधन पढ़ाते समय भी पढ़ाया था, पिछले मॉडल पेपर, कल ही के मॉडल पेपर में हम लोग सीखे थे। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1934 में बिहार में विनाशकारी भूकंप आया था। 77 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय कौन स्थान सुरक्षित है। बहुआ टाइप प्रश्न है, कितना बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। ऊंची भूमि पर जाना चाहिए, तो यही सबसे सुरक्षित रहता है, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूस्खलन से क्या अभिप्राय है, तो भूस्खलन से क्या अभिप्राय है, तो इसमें से सभी, चट्टान गिरने लगता है, चट्टान खिसकने लगता है, मलबों का खिसकना, सभी किसका उदाहरण है, भूस्खलन का, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर करेंगे। 79 नंबर प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटन, तो ये भी मैं आपको पूरा मैं बोला आपदा प्रबंधन पढ़ा चुका हूं। स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन, स्थानीय लोग, और ये क्या काम करता है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 80 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवन की आकृति कैसी होना चाहिए। कितना बार हम लोग पढ़े हैं कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में हमको भवन कैसा बनाना चाहिए सर, तो आयताकार, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। आगे देखिए सब्जेक्टिव प्रश्न, हम लोग सभी, आपको घबराना नहीं है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके हम लोग धीरे धीरे सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपका इसका चर्चा कर लेंगे। इस मॉडल पेपर को मैं बोल रहा हूँ arcareerpoint.com वेबसाइट से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आपदा प्रबंधन में पूरा पढ़ा चुका हूँ, देखिए इसमें कौन ऐसा प्रश्न है जो मैं आपको नहीं बताया हूं, तो खुद से इसका उत्तर लिखने का प्रयास जरूर कर लीजिएगा। अगले क्लास में आप किस सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।